तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज मैं वीके जी भैया आपको आपका चैप्टर का पार्ट 2 मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो उसे जरूर देखेगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करा है कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसी थी, कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल हमारी आगे बढ़ी। हमारा आप हम और हमने आपको उसके पिछले चैप्टर के पीरियोडिक टेबल के नोट्स दे दिए हैं, और हम इस चैप्टर के भी नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे। आप उसके अंदर से इजिली उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा पार्ट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पीरियोडिक टेबल की एक बहुत खास खोज थी, जिस जो आजकल भी बहुत हद तक मानी जाती है। आजकल के पीरियोडिक टेबल में भी बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क माना जाता है, वरना मेनली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जैसा ही यूज होता है। तो हम शुरू करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमें हूँ वीके जी भैया, तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे को एक कंसेप्ट देखना है प्रीवियस लेक्चर से, जो हमारे लोथर-मेयर कर्व के वक्त पे हमने समझाया था। तो हमें इसको देखना पड़ेगा ताकि आज के बारे में हम समझ सके कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लोथर-मेयर ने अपनी एक प्रपोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एक लॉ प्रपोज किया था अपनी ऑब्जर्वेशन से। उसने एक टेबल बनाया था, एटॉमिक टेबल, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का, जिससे इक्वल इक्वल इंटरवल वेव प्रॉपर्टीज वापस रिपीट कर रही थी। तो उससे लोथर मेयर ने एक लॉ प्रपोज किया था, जिसका था मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि वो एटॉमिक वेट, वो एटॉमिक वॉल्यूम हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमारे पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट के, क्योंकि इक्वल इंटरवल पे वो ग्राफ रिपीट होते हुए आ रहे थे। तो हमारे मेंडलीव ने उस बात को पकड़ा और अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई। तो हम और कुछ प्रीवियस क्लास के 2-3 और पैरा देखेंगे, उसके बाद हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर चलेंगे। By 1868, Lothar-Meyer had developed a table of elements that closely resembled a model periodic table. हमारे जो लोथर मेयर थे, आखिर उन्हीं ने वो लॉ बनाया था। तो क्या कहते हैं, उसने 1868 में एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। पर क्या कहते हैं, उसका वर्क पब्लिश नहीं हो पाया। पुराने जमाने में अपना वर्क पब्लिश कराना बहुत मुश्किल काम था। आपको कोई ना कोई अच्छे साइंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता था कि वो आपका वर्क पब्लिश करा सकता। आप खुद से करवा ही नहीं पाते थे। जैसे आजकल तो इजीली हो जाता है वर्क पब्लिश, आपको सीधे आईयूपीएससी के डिपार्टमेंट में जाना है। आईयूपीएससी का डिपार्टमेंट होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप उसके ऑनलाइन साइट पे भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री का होल वर्ल्ड का एक डिपार्टमेंट है, जो सारे कंसेप्ट को एक वो करके रखता है कि कोई अपना नाम से बताए कि ये कंसेप्ट मैंने बताया है। तो उसने क्या कहते हैं, अपने वक्त पे वो बता नहीं पाया। उसने टेबल भी बना लिया, लॉ भी बना लिया, पर जब मेंडलीव था उसको पता चल गया ये लोग। मेंडलीव उस वक्त पे एक अच्छा साइंटिस्ट माना जाता था, तो उसने अपने खुद उसने ये क्रेडिट ले लिया कि मैंने डेवलप करा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ये है। तो मेंडलीव को हम ज्यादातर जनरली क्रेडिट करते हैं कि उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काम किया था। मेन काम लोथर मेयर का था, थोड़ा बहुत मेंडलीव ने भी किया था, पर लोथर मेयर ने पहले किया था। पर लोथर मेयर को इतनी वो नहीं मिल पाई, तो साथ साथ नहीं काम करा उन्होंने, पर इंडिपेंडेंटली काम करा। पर दोनों केमिस्ट ने कहा 1869 में कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आती है रेगुलर इंटरवल्स पे, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जब हम एटम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट में और कोई फिजिकल कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में अरेंज करते हैं, तो हमारे रेगुलर इंटरवल पे कुछ सिमिलैरिटीज आती है। तो दोनों ने ये पब्लिश करा 1869 में, पर दोनों ने अपने अलग अलग करा था। फिर बाद में जो हम पीरियोडिक लॉ जानते हैं कि वो हमारा जो भी कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट के से चलती है, वो हमारे दोनों ने ही बताया था। और इट्स डेवलपमेंट ऑफ बोथ द रशियन केमिस्ट दिमित्री इवानोविच मेंडलीव 1834 to 1907 एंड जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर 1830 to 1895। बट क्रेडिट मेनली गोज टू मेंडलीव। मेंडलीव बड़ा साइंटिस्ट था, क्रेडिट मेंडलीव को मिला।
ये उस वक्त की एक पार्शियलिटी चलती थी, और पार्शियलिटी चलती थी अब उस वक्त की, तब उसको बदल नहीं सकते। While Daubernier initiated a study of product relationship, जो डॉबर्नियर था उसने सबसे पहले बताया था कि प्रोडक्ट रिलेशनशिप होती है। जैसे हमने देखा था डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स के अंदर की तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, बीच वाले की कुछ इंटरमीडिएट है, और उनका वो सम का डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनका मीन जो है वो इक्वल आ रहा है। तो वो क्या कहते हैं, डॉबर्नियर ने हमारे सबसे पहले बताया था कि ऐसी पीरियोडिक रिलेशनशिप चलती है, पर वो कुछ खास नहीं बता पाया था, क्योंकि उसका डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड बहुत जगह फेल हो जा रहे थे। तो और मेंडलीव ने इसको पहली बार बताया, वाज रिस्पांसिबल फॉर पब्लिशिंग द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। इट स्टेट्स एज फॉलोज, द पीरियोडिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये हमारे मेंडलीव ने बताया था। हमारा मेंडलीव एक बड़ा साइंटिस्ट माना जाता था। So the earliest version of the current form of periodic table was presented simultaneously by Dmitry Mendeleev of Russia and Lothar Meyer of Germany. दोनों ने एकदम सिमिलर टाइप का बनाया था पीरियोडिक टेबल, बनाया, और दोनों ने खुद से था। बस ये फर्क था कि लोथर मेयर ने पहले बनाया था, मेंडलीव ने बाद में बनाया था, पर मेंडलीव का पहले माना गया, लोथर मेयर का बाद में माना गया। तो क्रेडिट मेनली मेंडलीव को गया, क्योंकि वैसे भी दोनों रशिया और जर्मनी बहुत दूर दूर रहते थे, तो दोनों ने साथ में तो बनाया नहीं था। चलिए अब हम मंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। बातें तो बहुत हो गई कि मंडलीव ने क्या 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 नहीं किया, चलो फिर हम पढ़ते हैं। मंडलीव ने Mendeleev's system of classifying element was more elaborate than Lothar Meier's. जो मेंडलीव का सिस्टम था क्लासिफाई करने का एलिमेंट, वो मोर इलैबोरेट था लोथर मेयर से, क्योंकि लोथर मेयर ने बस एक ग्राफ बनाया था जो बहुत मुश्किल हो पा रहा था। बाद में बेशक उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था, पर हम पीरियोडिक टेबल की चर्चा नहीं कर रहे, उसके मेनली ग्राफ की चर्चा कर रहे हैं। तो पर ग्राफ के अकॉर्डिंग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसने एक टेबल बनाया था जिसको हम इजिली लर्न कर सकते हैं। He fully recognized the significance of periodicity and used a broader range of physical and chemical properties. जो हमारा लोथर में था उसने तो बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी को एक बार में डाल के देखा था, पर हमारा जो मेंडलीव था उसने कई सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ डाल के एक ब्रॉडर रेंज बनाई, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करा एलिमेंट्स को। In particular, Mendeleev relied on similarity in empirical formulas and properties of compounds formed by the element. हमारे मेंडलीव ने जो उनके कंपाउंड्स बनते थे एलिमेंट्स के, उनको देखा कि कौन से सिमिलर एम्पायरिकल फॉर्मूला ला रहे हैं, कि उनका फॉर्मूला सेम आ रहा है कंपाउंड्स का, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या किस किस की सेम है। उसके बेसिस पे हमारे क्या कहते हैं, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया। Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. Mendeleev ने कई और compounds भी देखे, पर जो Mendeleev का मेन फोकस था वो था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड का उनके साथ। तो उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव थे, और वो सारे कंपाउंड के साथ मेनली एलिमेंट मतलब सारी कंपाउंड के साथ मेनली वो बनाते हैं कंपाउंड्स, सारे एलिमेंट्स के साथ मेनली कंपाउंड बनाते। थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। एलिमेंट्स आर वर बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को हमने अरेंज करा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी की, वो कैसा दिखता है, कितना वजन है, उसकी कितनी डेंसिटी है। एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक वेट कितना है, जिसके अकॉर्डिंग उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में करा। और उनकी सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल और सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड के बेसिस पर उसने किया था। एटीन 1871 में हमारे मेंडलीव ने एक शॉर्ट पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था, जिसके अंदर ये खासियत थी। उसके अंदर बस 63 एलिमेंट्स थे, क्योंकि उस वक्त बस 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। इनर्ट गैस वर नॉट इंक्लूडेड, तब इनर्ट गैस उस टेबल में इंक्लूड नहीं करी गई थी, क्योंकि वो डिस्कवर ही नहीं हो पाई थी। इनर्ट गैस डिस्कवर होने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं थी, तो हमें पता ही, हमको लगता था कंपाउंड है, पर हमको ये नहीं पता चला था कि यह हकीकत में अकेले रहती है, क्योंकि हम ज्यादातर नेचर में कुछ भी देखेंगे वो कंपाउंड फॉर्म में रहती थी।
तो हमारे को बहुत टाइम लग गया था जानने में कि ये कंपाउंड फॉर्म में कम ही रहती है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला बनते हैं जब इनके, तब ये स्टेबल हो पाती है कंपाउंड फॉर्म में। छोटे मोटे में तो ये स्टेबल ही नहीं रहती, तभी के तभी टूट जाती है अगर बनाई भी तो, या टेम्परेचर बहुत कम रखना होता है। तो उसने इन सारे एलिमेंट्स को 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड या फिर 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स में अरेंज करा। हॉरिजॉन्टल रो का मतलब हमारा कुछ ऐसा होता है, मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल रो हो गई और ये एक कॉलम हो गया। देखिए ये कॉलम, ये रो, ये रो है, ये कॉलम है। ठीक, थोड़ा मेरा माउस थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए थोड़ी बहुत स्पेलिंग गलत लग रही होगी आपको, पर आपको मेनली समझना है कि क्या मतलब है इसका। तो क्या कहते हैं, हमने फिर ये जाना कि इसके अंदर 7 रोज थी हॉरिजॉन्टल, कि ऐसे एक रो बन गई, ये दूसरी रो बन गई, तीसरी, चौथी, और ऐसे ही 8 कॉलम थे, 1 2 1 2 3 4, ऐसे ऐसे। आगे हम जाके देखेंगे भी और कैसे हैं हकीकत में। At the same time, he kept his primary aim of arranging the elements of similar property in same group. उसने ज्यादातर जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उन्हें सेम ग्रुप में डालने की कोशिश करी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, सारे टेबल्स में सारे में सबसे ज्यादा कोशिश यही थी। सबसे पहले डॉबर्नियर ने बता दिया था कि सेम सेम प्रॉपर्टी आ रही है इनकी, तो इनका एक ग्रुप ही मान लेते हैं, एक साथ ट्राइड ही मान लेते हैं। उस वक्त पर ट्राइड माने जाते थे, अब 4 या 5 के ग्रुप बनने लग गए हैं। तो मेंडलीव ने हमारे क्या कहते हैं प्राइमरी एम रखा उनको सिमिलर ग्रुप में अरेंज करने का, सिमिलर एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, मेंडलीव ने उसे सिमिलर ग्रुप में डाला। और उसने फिर बाद में एक और पॉइंट है इसका खास, उसने कहा कि कुछ एलिमेंट्स हमारे अनडिस्कवर्ड रह गए हैं, तो उसने उसके लिए कुछ जगह छोड़ी। उसने ये जान लिया कि हमारे कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए नहीं है अभी, जो बाद में होंगे, तो उसने उसी टेबल में उनके लिए जगह छोड़ दी। कि जैसे सेम सेम प्रॉपर्टीज आना चल रहा था वो एक ग्रुप में, तो 3 एलिमेंट हो गए, पर एक ग्रुप में अगर 4 एलिमेंट मिल रहे थे तो एक जगह खाली रह गई, तो इस वजह से उसको सिमिलर प्रॉपर्टीज के वो मिल गए। तो मेंडलीव ने उनकी सिर्फ एक्सिस्टेंस नहीं बताई, बट उनके बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी बता दी कि ये एलिमेंट्स ऐसे होंगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे। और वो ट्रू पाई गई और वेरीफाई भी करी गई जब ये एलिमेंट डिस्कवर हो गए। इनके बारे में भी हम अभी बस थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इन द periodic table so एक मिनट। In the periodic table so constructed, the elements in the same family, example lithium, sodium, potassium, are arranged in vertical column, designated at group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो हमारे सेम एलिमेंट्स थे, सेम फैमिलीज के अंदर जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे, उन्हें हम ग्रुप 1 से लेके 8 तक डाला हमने। जैसे कि लीना की लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनको हमने एक साथ डाला। द हॉरिजॉन्टल रोज वर रेफर्ड टू एज सीरीज। उस वक्त में हमने जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें पीरियड नहीं माना, उन्हें एक सीरीज माना। आजकल हम उन्हें पीरियड्स कह देते हैं। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको हमने बाद में और मॉडिफाई किया जब नोबल गैस डिस्कवर हो गया और अदर एलिमेंट्स भी। दीज गैसेस वर डिस्कवर्ड वेरी लेट बिकॉज दे वर इनर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत कम रिएक्टिव होती है और बहुत लो कंसंट्रेशन में पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक स्ट्रेंथ थी कि जब ये गैसेस डिस्कवर हुई ना, तो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि इन्हें हम एक अलग ग्रुप 0 में डाल दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। हमारे को एग्जिस्टिंग ऑर्डर को तोड़ना ही नहीं पड़ा, हमने एक अलग ग्रुप 0 में डाल दिया। पहले ग्रुप 1 to 8 थे हमारे पास, हमने एक ग्रुप 0 बना दिया, यानी कि टोटल ग्रुप मॉडर्न मॉडर्न मेंटली प्रोडक्ट टेबल में हमारे 9 हो गए। Each long period, I fourth, fifth, sixth period, was divided into 2 series called odd and even depending on serial number। हमारी 4th, 5th और 6th जो पीरियड है उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे,
तो हमने उसको दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऑड और इवन, डिपेंडिंग ऑन सीरियल नंबर। मैं ये आपको पहले दिखाता हूँ वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। मैं पहले टेबल के अंदर आपको ये सब दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी मंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये हमारी क्या कहते हैं, एक, क्या वो, ये एक पीरियड या एक सीरीज मान लीजिए, एक पीरियड ये एक सीरीज, ये एक पीरियड एक सीरीज। ये तीन तक तो हमारी नॉर्मल छोटी छोटी थी, चौथे पे पहुंचते ही इसका साइज बढ़ गया। तो हमारे को इसके दो सब ग्रुप्स करने पड़े। पांचवे में भी बढ़ा है तो दो सब ग्रुप्स, छठे में भी बढ़ा है दो सब ग्रुप्स, नौवे में भी बढ़ा है दो सब ग्रुप्स। तो फिर हमारे, और सातवें में हमारे पास दो एलिमेंट्स थे उस वक्त पे, जो और दो बाद में डिस्कवर हुए थे। जो बाद में डिस्कवर हुए थे वो सारे मैंने बोल्ड में मार्क कर रखे हैं। और जो इसके अंदर बस ये नोबेल गैसेस को छोड़ के मेंडलीव ने जो भी क्या कहते हैं बताया था कि हो सकता है, ये सारे मैंने ब्लैक में मार्क कर रखे हैं। नोबेल गैसेस को अगर आप ना ले तो, और सारे जो ब्लैक में मार्क है वो उसने मेंडलीव ने बता दिया था कि ये होंगे ही होंगे। और उसको पर उसका नहीं पता था नोबेल गैसेस के बारे में, तो उसने उसको सिंपली ग्रुप 0 में डाल दिया। और देखिए ऐसे ही हमारे ग्रुप्स है। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप 1 आ गया, ये पूरा एक ग्रुप 1 है ए और बी जोड़ के। ये ग्रुप 2 है ए और बी जोड़ के। ये ग्रुप 3 है। ये ग्रुप 4 है, मैंने जैसे कहा था ना आपको बाद में दिखाऊंगा। ऐसे ही ग्रुप 8 है। ये ग्रुप 0 है जो नोबेल गैसेस का था। तो अब हम एक अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे चलने से पहले भी मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से बोला था ना कि हम देख रहे थे कि कैसे ग्रुप्स बन रहे हैं सिमिलर। तो ये देखिए उसने ग्रुप 1 में मान लिया R2O की ऑक्साइड आएंगी सारी और RH की हाइड्राइड्स आएंगी। तो जो ये कंपाउंड्स है ना सारे, ये Li2O, LiH, Na2O, NaH, K2O, KH, ये ऐसे टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। Cu2O, CuH, ऐसे ऐसे। और ऐसे ही यहाँ पे आगे जाते जाते अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स, अलग अलग टाइप के हाइड्राइड्स आ जाती है। आपको ये ऑक्साइड्स याद रखने हैं कैसी ऑर्डर में चलती हैं, और हाइड्राइड्स भी। तो क्या कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कभी कभार हमारे से कंपाउंड पूछे जाएंगे तो आप थोड़ा सोच के बता सकते हैं जवाब। अब हम अगले उस पे चलते हैं। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है 1871 की नहीं है, 1905 की है। देखिए उस पीरियोडिक टेबल में अगर आप ब्लैक वाले हटा देंगे तो आपका 63 एलिमेंट्स आएंगे। इनर्ट गैस हटा देंगे तो वो उस वक्त की आ जाएगी 1871 की टेबल। उसमें 7 रोज थे, मैंने दिखा दिया था आपको, और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। उस वक्त पे प्राइमरी में हमारा सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ डालना था, तो हमने क्या कहते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों को एक ग्रुप में डाल दिया। फिर बाद में उसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो मैंने ब्लैक में मार्क कर रखे हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। उनकी जो प्रॉपर्टीज उसने बताई थी वो आपको आगे जाकर पता चलेंगी। तो हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये हमने बता दिया ईच लॉन्ग पीरियड जो डिवाइड हुई थी 4th 5th और 6th में, डिपेंडिंग ऑन सीरियल नंबर ऑड एंड इवन। तो पहले जो 7 एलिमेंट्स थे वो इवन सीरीज में थे, लास्ट 7 एलिमेंट्स थे वो ऑड सीरीज में थे। इसमें हमने इनर्ट गैसेस को नहीं इंक्लूड करा है, ये याद रखिएगा। तो अभी हम देखते हैं ये कैसे थे। मतलब आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी मतलब क्या है इवन ऑड सीरीज का। तो ये जो हमारे यहाँ पे है ये पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7। जो सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये सारी सीरीज है। तो 4 के अंदर 4 और 5, तो ये इवन सीरीज है, इसमें पहले हो गए। फिर 5th के अंदर ये इवन, ये ऑड सीरीज है, इसमें सारे ऑड वाले आ गए, जिसमें इवन आ गए वापस, फिर ऑड आ गए। ऐसे ऐसे हो रहा है ये 7 एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स ऑफ इवन सीरीज, जो हमारी इवन सीरीज लॉन्ग पीरियड में थे, वर प्लेस इन सब ग्रुप ए, व्हाइल द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ सीरीज वर प्लेस इन सब ग्रुप बी। ये देखिए अभी बताता हूँ। हमारे जो ग्रुप्स थे उन्हें दो हिस्सों में बांटा गया था, एक सब ग्रुप और बी सब ग्रुप। जैसे हमने यहाँ पे सीरीज को बांट, पीरियड को बांट दिया ना सीरीज के अंदर, ऐसे ही हमारे ग्रुप्स को बांटा गया था ए और बी में। तो हमारे जो पहले इवन वाले थे वो ए सब ग्रुप में आ रहे थे,
यहाँ पे देखिए, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फर्स्ट के अंदर इवन के अंदर 4 इवन नंबर है, तो इवन सीरीज है, ये ए वाले ग्रुप में आ रहे हैं। ऐसे ही ये कैल्शियम ए में आ रहे हैं। और जो ओड के अंदर है, वो जैसे ये कॉपर ले लो, वो बी के अंदर आ रहा है। 5 वाला ओड है ना, तो ये बी के अंदर आ रहा है। जेड बी के अंदर आ रहा है। ये ऐसे हो रहा था ये। तब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारे वर्टिकल ग्रुप्स थे 1 to 7, उनको हमने 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड करा था। और भी मैंने आपको बता दिया एलिमेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज के। बाद में भी जाके हम देखेंगे ए और बी को बस अलग अलग दिखा दिया है, वरना जो मॉडल प्रोडक्ट टेबल है बहुत हद तक मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल जैसी ही दिखेगी। मैं बता रहा हूँ आपको ये। तो जो हमारे सब ग्रुप ए था, उसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स लिए थे, एस और बी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि एक्सेप्ट नोबल गैस। यानी हमने सब ग्रुप में सारे रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स डाले थे, एस या पी ब्लॉक के, जिसके अंदर नोबल गैस तो थी नहीं जब। और सब ग्रुप बी में हमने डाले थे ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ग्रुप 0 जो था हमारा, वो और नहीं टूट सकता था। ग्रुप 0 हमारे में बस नोबल गैसेस डाल दी, वो नहीं तोड़ा गया। और ग्रुप 3 जो था, ग्रुप 8 जो था, उसे हमें 3 सेट में तोड़ना, 3 सेट बने और 3 एलिमेंट के बने। मतलब हमें 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ा था ग्रुप 8 को, और उसके अंदर बस 3 सेट बने। ऐसे नहीं कि जो 7 पीरियड है तो 7 सेट बने हो, बस 3 सेट बने थे, क्योंकि हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत बाद में शुरू होते हैं। मेजोरिटी टाइम्स वो 4th पीरियड में शुरू होते हैं। ननलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, वो जर्मन जर्नल में पब्लिश हुआ था 1872 में। मतलब कि उस वक्त के लिए बड़ी बात मानी जाती थी कि आपका कोई भी चीज जर्मन जर्नल में प्रपोज की जाए। मतलब कि इसको बहुत ज्यादा वो मिला था, क्योंकि मेंडलीव जो था हमारे बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो इसकी बात को लोग टालना पसंद नहीं करते थे। The boldness of Mendeleev's quantitative predictions and the eventual success made him his periodic table famous. जो मेंडलीव की क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शंस थी, मेंडलीव ने बहुत प्रेडिक्शन करी थी periodic टेबल से, बहुत कुछ बताया था इसने। इसने सिर्फ टेबल नहीं बनाई थी, इसने इस टेबल से बहुत मदद से बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर कर, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बताई कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, और सारे एलिमेंट्स की जिनकी प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं थी पर एलिमेंट बताते हैं, उनको सिमिलर ग्रुप में डाला था, तो उससे हमारे को उनकी कई प्रॉपर्टीज का भी पता चला था। और उससे कई बार हमारी वैलेंसी जो थी वो गलत थी, वो ठीक हुई थी, जिसकी वजह से उसका टेबल जो था उसने सक्सेसफुली, और उसका प्रोडक्ट टेबल फेमस हुआ। अब आप इसका टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल है। इसके अंदर जो ये ट्रांजिशन सीरीज वाले हैं, एट वाले, ये RO4 टाइप की ऑक्साइड बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके हाइड्राइड इंटरस्टिशियल होते हैं। इनके हाइड्राइड्स के कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। इनके हाइड्राइड्स के फॉर्मूला बहुत डिफर करते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। एक ही कंपाउंड के, एक ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप के हाइड्राइड्स मिल जाएंगे आपको हकीकत में तो। और क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3। वो टेक्नीशियम का मत लीजिएगा, थोड़ी सी वो गलती से वो मार्क हो गया है, वरना RURH और PD का ही लेनी है। तो क्या कहते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे। ये वाले उस वक्त पे डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए बोल्ड में है। अगर इनको हटा दें हम ग्रुप 0 को, क्योंकि ग्रुप 0 हमारे में नहीं है टेबल में, ये हमने बस ऐसे ही दिखाने के लिए बना दिया था कि बाद में आया था। तो हमारे जो भी है बोल्ड में मार्क है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे मेंडलीव ने बताया था कि होंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज बताई थी। जो ये हमने स्टार मार्क करे हैं, ये हमारे वो एलिमेंट्स है जिनके हमारे पहले वक्त पे सिंबल अलग माने जाते थे। जो हमारे यूट्रिबियम है, उसका सिंबल आजकल Y माना जाता है, उस वक्त पे YT माना जाता था। ऐसे ही आयोडीन है, उसका सिंबल उस वक्त पे J माना जाता था, आजकल I माना जाता है। ऐसे ही अलग अलग चीजें थी। तो वैसे ऐसे ही DI जो था हमारा एक एलिमेंट नहीं था, ये एक मिक्सचर था। अभी हम इसको अगले पेज पे पढ़ते हैं। देखिए आगे हम अगले पेज पे। In early periodic table, iodine was often given the symbol J for Jod, its name in German. पहले आयोडीन का नेम जो था जर्मन में देखा गया था, तो उसका नेम था जोड, जिसकी वजह से जे नाम का सिंबल दिया गया था। Elements were given in bold were predicted by Mendeleev and were discovered later on, except noble gas which were discovered later on. DI का इसके अंदर लिखा नहीं है, क्योंकि वो हमने शायद पहले ही उस क्या कहते हैं
कौन सी periodic table थी? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेशन हमने जान ली थी पहले ही, क्योंकि ये जो होता है हमारे मिक्सचर होता है प्रेसिडियोडाइमियम और और एक और चीज का होता है, इसका नाम डाइडाइमियम होता है। प्रेसिडियोडाइमियम और एक और चीज का मिक्सचर होता है ये। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं पार्ट 1 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बस अभी याद नहीं आ रहा है इसका क्या कहते हैं, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हकीकत में कोई एलिमेंट नहीं है। ये वो उस वक्त पे सब लोग इसे एलिमेंट समझते थे, पर ये बाद में एलिमेंट पाया ही नहीं गया। तो ये क्या कहते हैं, एक एक्सेप्शन है उस वक्त के पीरियोडिक टेबल में कि ये एक एलिमेंट ही नहीं है, आजकल ये एलिमेंट नहीं माना जाता। तो ये उस वक्त डिस्कवर नहीं हो पाया था, इस वजह से सारे गलती करते थे कि इसे हम पीरियोडिक टेबल में लेते थे। आजकल हम इसे नहीं लेते। आपको ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे आखिर में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिखाऊंगा, उसके बाद आपका लोथर-मेयर का टेबल और ये मेंडलीव का टेबल थोड़ा सा देखना है, उसी से आपको समझ आ जाएंगे दोनों के दोनों टेबल, आप थोड़ा उसे समझ पाएंगे। मेरे को पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपको पक्का याद करना है, इसलिए मैं उसके ट्रिक्स बताऊंगा। ये आपको इतना जरूरी नहीं है, पर ये याद करना है। तो ये आपको बस देख लेना है बाद में थोड़ा सा खोल के। पहले मैं आपको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के वक्त पे इनके ट्रिक्स बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको ये लोथर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का टेबल और ये वाला टेबल इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा मॉडर्न वर्जन, ये हमारा मॉडर्न वर्जन ऑफ, कहाँ रखूं, इधर रखता हूँ, हाँ। ये है हमारा मॉडर्न वर्जन ऑफ मेंडलीव शॉर्ट पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट माना जाता है, जो आजकल चलती है उसे हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मेंडलीव ने इसे बहुत बेकार तरीके से बनाया था कि एकदम घिच पिच, मतलब उस वक्त के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी, पर आजकल लोग इसे अच्छा नहीं मानते कि ऐसे एकदम घिच पिच से हो रहे हैं, दो दो एलिमेंट्स ऐसे एक साथ चिपके चिपके से लग रहे हैं, जगह ही नहीं है बिल्कुल, ऐसे एक लाइन मार दो बीच में और हल्का हल्का स्पेस तो कितने अच्छे लगे, आप खुद ही सोच लीजिए। तो वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक और आइडिया था कि जिसकी वजह से वो लोगों को इजीली अच्छी लग रही थी, अंडरस्टैंडेबल हो रही थी, रीडेबल हो रही थी। नहीं तो मैं आपको अगर ऐसे दिखा रहा हूँ तो आपको एक बार को ऐसे अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, ये क्यों अजीब, इतनी अजीब सी खिचपिच सी कर रखी है सारे में। तो ये बात है इसकी। इसके अंदर हमारे जैसे क्या कहते हैं, ये नोबेल गैस आ गए थे, एक्टिनाउट्स आ गए थे, लैंथेनाउट्स आ गए थे उस वक्त पे। ये हमारी मेंडलीव नहीं बताई थी एकदम आखिर में, उसके बाद मेंडलीव की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को रिवाइज नहीं किया गया, क्योंकि आजकल तो 118 तक एलिमेंट्स है, पर ये 103 तक ही चली थी मेंडलीव की टेबल। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 103 के वक्त तक भी इसकी टेबल बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद इसमें बहुत दिक्कतें आने लगी कि बहुत लोग बाग करना भी चाहते थे, मेंडलीव तो कर ही देता कुछ भी हो क्योंकि उसने बनाई थी, लोग बाग भी करना चाहते थे कि एक ग्रेट साइंटिस्ट की टेबल है, पर लोग बाग कर नहीं पाए, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कैसे क्या कहते हैं करें हम इसे, इसमें बहुत मुश्किल था। मेंडलीव तो कैसे ना कैसे जुगाड़ कर लेता, वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, पर लोग बाग ने छोड़ दिया कि फिर इसकी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही सारा काम कर लेती है। तो इसलिए हम आजकल ये ज्यादा यूज में नहीं आती, आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ज्यादा चलती है। नहीं तो पर मेंडलीव ने बहुत अच्छा सोचा था उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से ये सोचना बहुत बड़ी बात थी। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने में मॉडर्न वर्जन ऑफ मेंटली शॉर्ट पीरियोडिक टेबल की, जो ये ऐसी है, जो हमारी रोज थी या पीरियड्स थी, उन्हें हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया था। हॉरिजॉन्टली मतलब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल इसमें लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल, इनको रोज पीरियड्स कहा गया था, और सीरीज कहा गया था मेंडलीव द्वारा, जिन्हें आजकल पीरियड्स कहते हैं मेनली। The first period consisted of two elements and is known as very short period. आप देखिए, अब अगली मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, क्लिक ऑन माय माउस। ये देखिए, हाइड्रोजन हीलियम, दो ही एलिमेंट्स आए। अगली में देखिए, सेकेंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, थर्ड में भी 8। देखते हैं अभी, ये देखिए 8 एलिमेंट, ये भी 8 एलिमेंट। Fourth period consisted of 18 elements and known as first long period.
फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स एंड नोन एज सेकंड लॉन्ग पीरियड। जो पांचवी और चौथी और पांचवी थी वो हमें एक लॉन्ग पीरियड मिली कि उनमें और एलिमेंट्स बढ़ गए, जैसे पहले 2 से 8 हुए, अब 8 से और बढ़ते चले गए धीरे धीरे। ये देखिए दो, ये हाँ ये D4, ये इतने बढ़ गए एलिमेंट्स कि हमें इनके लिए 2 सीरीज बनानी पड़ी, खासकर एक ही पीरियड के लिए 2 सीरीज बनानी पड़ी एकोमोडेट करने के लिए। देखिए ऐसे 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 जो छठा पीरियड था उसमें 32 एलिमेंट्स थे। एक मिनट कलर बदल लूं। 32 एलिमेंट्स थे, उसे हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। 32 एलिमेंट्स होना बहुत ज्यादा थे उस पीरियड के अंदर। और जो 7th पीरियड है उसके अंदर हमको उम्मीद है कि 32 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, और आजकल हमारे 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं भी, पर मेंडली तब तक वो डाल नहीं पाया था क्योंकि जब एलिमेंट्स उतने डिस्कवर नहीं हुए थे और उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी जो 7वीं पीरियड है मेंडली प्रोडक्ट टेबल की, उसे हम हमेशा से इनकम्प्लीट मानते आए हैं, पर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में उसे हम कंप्लीट मानते आए हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अरे क्या हो गया, हाँ हाँ आ गए हम, आ गया। ये देखिए छठे वाले में हमारे, आपको लग रहा होगा कि ये तो 32 एलिमेंट्स ही है, ये तो सर उल्लू बना रहे हैं हमारा। पर अगर आप सही से देखेंगे तो देखिए CSB है, लैंथनम में 57 से 71 एलिमेंट्स हैं, 57 से 71। ये देखिए सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक ये सारे उधर ही गिने जाएंगे, बस हमने अलग से दिखा दी क्योंकि इधर ज्यादा जगह नहीं थी, वरना ये सारे एलिमेंट्स इसी बॉक्स के अंदर है, इतने सारे एलिमेंट्स, जिसकी वजह से 18 से 32 एलिमेंट्स हो गए पूरे। ये सारे गिनोगे तो यहाँ पे देखिए ये इतने सही रह गए, ये एक्टिनोइड्स के गिनने के बाद भी कमी रह गई 32 से। ये सारे भी ये जो AC लिखा है उधर गिने जाएंगे, ये सारे मतलब ग्रुप 3 में गिने जाएंगे। चलिए फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट इतने खास नहीं थे, ये तो आप देख भी सकते थे पर मैंने बता दिया क्योंकि कई बच्चे नहीं देख पाते। अब अगला पॉइंट है हमारा, व्हाइट नहीं, नीला भी नहीं, हरा ले लेते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ये सही नहीं आ रहा, ये लो ही लेते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जो हमारे 1 एलिमेंट्स है, जब मैं आपको दिखाता हूँ अभी 1 एलिमेंट्स कौन से हैं, ये देखिए ये 1 एलिमेंट्स है, ये ये हाइड्रोजन वाले भी ऐसे ही गिने जाएंगे 1 एलिमेंट्स में। हाइड्रोजन को हम हटा दें अगर, हाइड्रोजन हमारा की हाइड्रोजन की पोजीशन ये है, बल्कि सच बताऊं तो 1 पे मानी भी नहीं जाती है। ये हमारी कंफ्यूजन है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो हमारे जो भी आते हैं ग्रुप 1 में, लीना की, रूबी से फ्रेंडशिप, ये मैंने ऑर्डर बता दिया आपको याद करने का, पर ये अगली क्लास में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे हमारे अल्कली मेटल्स है। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, बार बार आगे पीछे में दिक्कत होगी। एक 2A के जो है ये वाले सारे, ये बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, भापराजी, ये सारे हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ये ग्रुप 7B के FCl, BrI, AT, ये सारे जो है हमारे, ये हैलोजेंस है। ये जो 6B है, ये वाले, ये हमारे चाल्कोजेंस है, उससे टेपो। और मैं अभी 1 मिनट आपको बताता हूँ और कौन कौन से याद करने हमें। हैलोजेंस हो गए, चाल्कोजेंस हो गए, ये हो गए पिनिक्टोजेंस। हाँ पिनिक्टोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा था चेक कर लेना चाहिए। जैसे 7B वाले, 5B वाले हैं, ये सारे, ये सारे पिनिक्टोजेंस है।
ये वाले सारे पिनिक्टोजेंस हैं। ना पैसा, अस्सी सब भिखारी, ये सारे पिनिक्टोजेंस हैं। और अगर आप यहाँ पे टेबल में देखेंगे ना, तो आप ये 1A हटा दिया, 2A हटा दिया, ये वाले में भी छोड़िए, ये वाला थोड़ा ज्यादा मॉडर्न हो गया है तो इसमें थोड़ी मिस्टेक्स भी मानी जा सकती है। मैं आपको मेंडलीव का ही टेबल दिखाता हूँ, हकीकत वाला। हाँ ये रहा, ये मेंडलीव का ऑफिशियल टेबल था। ये मैंने खुद लिखा है बेशक, पर ये टेबल ऑफिशियल था। मैंने ऑनलाइन उसके मेन जो बुक थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की इस वक्त की, उसमें से मैंने ये सारा का सारा टाइप करा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी उस वक्त की अच्छी नहीं थी तो आपको समझ भी नहीं आती। तो ये देखिए, ये सारे नॉर्मल एलिमेंट है, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के है। ये मान जो मैंने बताया था ए वाले के अंदर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये सारे, कुछ लोग इन्हें बी में डाल देते जैसे उसके अंदर दिक्कत थी, पर ये मेनली ए में ही गिने जाएंगे। और हमारे को ए में ही मानना है, कुछ भी हो जाए, बेशक मॉडर्न मेंटली पीरियोडिक टेबल लिखता है, मैंने ए में ही मानना है रिप्रेजेंटेटिव वालों को। बी में हमेशा मैं आपको डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के ही मानना है। ये डी ब्लॉक के क्यों आगे आओ, जरा कम मारना, मरकरी का एम से मारना हो गया, स्काइला, ताई जरा, विनोबिता, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ये अभी आपको थोड़े अजीब से लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कोई और एलिमेंट्स है नहीं डिस्कवर्ड। तो अब मैं जब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रटवाऊंगा ना कि ये सारे एलिमेंट्स हमें रटने हैं 118 के 118, तब आपको पता चलेगा कि इसको कैसे याद करना है। इतना मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा रटना पड़ेगा आपको। जो 100 से लेके हमारे 118 तक है उनके तो आपको नाम रटने ही है। और जो ग्रुप जीरो थे इनर्ट गैसेस होती है वो तो हमने पहले भी बहुत डिस्कस कर ली। जो हमारे लैंथेनाइट्स और लैंथेनॉइड्स और रेयर अर्थ्स हैं उनके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं हम इनको लेते हैं सेरियम से, 58 से लेके लुटेटियम तक 71 तक। हमारा जो लैंथेनॉइड है वो लैंथेनाइट्स में नहीं आता, वो अपना एक अलग जगह ही मानता है उसे, वो अलग से नीचे नहीं गिना जाएगा, वो उसी पोजीशन पे गिना जाता है। उसके बाद पर जब सेरियम शुरू होता है उसे हम लैंथेनाइड मानते हैं। मतलब जो हमारा लैंथेनोइड है जो 57 वाला एटॉमिक नंबर का, वो हमारा हकीकत में उसी पोजीशन पे बैठा है। और द वर्ड अर्थ refers to the oxides, in fact the elements found in nature first formed of oxide। जो हमारा अर्थ है वो हमारा धरती का मतलब नहीं है, हमारा ऑक्साइड्स है उसका मतलब। यानी कि जो हमारे नेचर में पहले एलिमेंट पाया गया ऑक्साइड्स के फॉर्म में थे, वो थे लैंथेनोइड्स। Hence they are called rare earths। तो रेयर जो नाम है ना अर्थ के साथ, ये इसलिए क्योंकि वो पहले पाए गए। वो नाम इसलिए नहीं है कि वो रेयर है, बल्कि ये गलत बात है कि वो रेयर है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और बल्कि कभी कभार तो ऐसा होता है ये एक साथ ही सारे मिल जाते हैं, 71 तक मिल जाते हैं 58 से, एक साथ ही मिल जाते हैं। ऐसे एक्टिनाइट्स और एक्टिनोइड्स है। ये थोरियम 90 से लेके 103 तक है। एक्टिनोइड हमारा 89, वो उसी पोजीशन पे है, वो नीचे नहीं है। कोइनेज मेटल जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, कई लोग सोच रहे हैं नीचे नहीं है का क्या मतलब है सर, समझा नहीं रहे हैं सही से, आगे बढ़े जा रहे हैं। मैं उनको अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। कई बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है, तो बहुत बेकार रहता है कंफ्यूजन रह जाना। ये देखिए, मेरा ये मतलब है कि जो लैंथेनोइड है वो इधर ही है, ये 3A में ही है। ये यहाँ पे नहीं है सेरियम की तरह, ये यहाँ पे लैंथेनोइड नहीं गिना जाएगा हमारा। ये लैंथेनाइड की सीरीज है, ये लैंथेनोइड के बाद शुरू हो रहे हैं उसी जगह पे। पर लैंथेनोइड है जो ये तो यहीं पे ग्रुप 3A में ही है। और ये उसके अंदर साथ में अंदर ही अंदर चल रहे हैं लैंथेनाइड्स। ये 57 से 71 है ना, 57 वाली तो वही पोजीशन है, और उसके यहीं पे और आगे बढ़े जा रहे हैं एलिमेंट, ऐसे 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 इधर ऐसे 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 बढ़े जा रहे हैं। पर एक्टिनोइड की ये जगह फिक्स है, थोरियम नीचे ही आएगा। लैंथेनोइड की ये जगह फिक्स है, सेरियम नीचे ही आएगा। जो लैंथेनोइड है वो लैंथेनाइड नहीं कहलाएगा, सेरियम से लैंथेनाइड कहलाएंगे।
और जो एक्टिनोइड है वो एक्टिनाइड नहीं कहलाएगा। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है और ये पेपर वाले बहुत पूछते हैं, उनको बहुत चिढ़ रहती है कि बच्चों को तो पक्का नहीं पता होगा। तो ये पक्का पढ़ के जाना है कुछ भी हो जाए। चलिए फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, कॉइनेज मेटल्स, CUAG AU। ये मेटल जो थे हमारे करेंसी की तरह यूज होते हैं, होते भी थे बल्कि आजकल आजकल के जमाने में तो मेटल्स के इतने ये कॉइनेज मेटल बदल ही गए हैं। आयरन यूज कर लेते हैं, कभी कुछ और यूज कर लेते हैं, कोई मिक्सचर यूज कर लेते हैं। नहीं तो पुराने के जमाने में गोल्ड सिल्वर कॉपर ये यूज होते थे कि यही तो असली चीज है, कीमत ही तो इनकी है ज्यादा, तो इन्हीं को पैसा माना। पर आजकल तो पैसा एक कागज का टुकड़े को मान लेते हैं, बस कहने कहने के हम वो, हकीकत में पैसा तो यही थे, यही असली पैसे है बल्कि। पर इनको करेंसी आजकल नहीं माना जाता, उस वक्त माना जाता था। तो ये इनको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं। तो कॉपर एजी और एयू को हम कॉइनेज मेटल कहेंगे, आजकल वालों को भी कॉइनेज मेटल नहीं कहते, बस वो कहने कहने के हैं। देखिए ये कॉपर एजी और वो मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक ग्रुप में आते हैं, इसलिए कॉइनेज मेटल भी है। क्यों आगे आऊं, ये देखिए ये कॉइनेज मेटल है, सारे के सारे एक ही ग्रुप में। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला भी सूख गया, मैं पानी पी लूं थोड़ा। नोबल मेटल्स, दिस इंक्लूड्स Ag, Au, Pt and Hg। नोबल मेटल, नोबल का क्या मतलब होता है, वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। आप किसी बड़े आदमी के पास जाएंगे तो और वो उससे कुछ बोल रहे होंगे तो आप देखेंगे वो बोलता ही नहीं है, वो ज्यादातर अपने साथ एक पर्सनल असिस्टेंट रखता है, वो उसके लिए वो बात करता है हमेशा। तो ये एक तरीके से ठाट बाट की बात हो रही है। तो AU, AG, PT, HG ये सारे रिएक्ट ही नहीं करते, इनके साथ कोई और रख दोगे ना उनको ये नौकर बना देंगे और रिएक्ट करवा देंगे, वरना ये तो ये अगले रिएक्ट करेंगे ही नहीं, अकेले भी होंगे तो भी नहीं करेंगे। जैसे आप कई लोगों को देखते हैं, उनको आप कुछ बोलेंगे, कोई अमीर आदमी है तो आपको इग्नोर करके चला जाता है, तो ये इनकी ठाट बाट है, ये नोबल मेटल्स है, ये इग्नोर कर देते हैं रिएक्शन को। नहीं तो और सारे तो एलिमेंट्स कहते हैं भाई आओ रिएक्ट करो हमसे, हमसे बातचीत करो, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा होता है तो वो कहते हैं भाई आओ हमसे बातचीत करो, जिनसे कोई बात करना नहीं चाहता, ये बात है। चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना रह गया, बहुत देर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 पेजेस रह गए, अभी तो बहुत पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांस यूरेनियम मेटल्स। हमारा जो यूरेनियम है ये बहुत खास माना जाता है, ये क्या कहते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनकी वजह से। तो इसको तो हमने इसके बाद के एलिमेंट्स को भी न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करते तो हमने यूरेनियम का एक पॉइंट मान लिया, इसके बाद के तो सारे एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनियम कहेंगे। ये तो सारे के सारे ही हमारी वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, तो ये हमारे सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनसे हम सारे से रेडियो एक्टिव एनर्जी बनाएंगे। तो हमारा जो यूरेनियम 92 है उसके बाद के सारे एलिमेंट्स को हमने एक खास नाम दे दिया, ट्रांस यूरेनियम मेटल्स। The third period elements are called bridging elements because the concept of subgroup A and B starts after this period. Also, these elements maintain some similarity in properties both subgroups A and B. ये देखिए मैं अभी आपको इसका मतलब टेबल में समझाता हूँ, ये ऐसे नहीं समझ सकते आप। ये आ गया टेबल, जो हमारा थर्ड ग्रुप है ये रहा, ये इधर मार्किंग बार दी। इसके बाद हमारे सब ग्रुप ए और बी का शुरू हो जाता है बात, कि भाई सब ग्रुप ए और बी है हमारे पास, तो यहाँ भी एक ए बी है, ये बी है, और सारी जगहों पे बस एक एक ही चल रहे थे, यहाँ पे पूरे एक ही लाइन चल गए, एक ही लाइन चल गए, एक भी लाइन चल गई, इसे ए में डालो बी में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि एक ही लाइन है पूरे इसमें। तो कई बार तो इसे बीच में डाल देते हैं, वरना तो ए में डालना चाहिए था इसे ये। तो इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं टेबल में, और कोई टेबल मिला नहीं मुझे सही वाला हकीकत में, तो वरना ये टेबल में कुछ मिस्टेक्स है, तो इसलिए हम पुराने वाले टेबल पे और अच्छे से क्लियर बताते हैं आपको। देखिए
ये एकदम क्लियर टेबल है, इससे सही टेबल तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। एनसीईआरटी के भी टेबल में आपको एक आधा एरर दिख जाएंगे, इस टेबल में आपको कोई एरर नहीं दिखता। तो देखिए ये थर्ड पीरियड हो गई खत्म, यहाँ तक ये सारे बी वाले खाली पड़े हैं, ये खाली पड़े, ये खाली पड़े हैं, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। और फोर्थ से ही देखिए, ये भी भरा है, 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 ये भी सारे ही भरते चले गए, और जगह ही कम पड़ रही है बाद में, और नीचे जा जाके तो कि भाई जगह ही नहीं बच रही, और कहाँ डाले भाई एलिमेंट्स को, जगह दो हमें भाई, हमें जगह चाहिए। तो ये दिक्कत थी। तो मतलब हमारे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम ब्रिजिंग एलिमेंट्स कहते हैं, फोर्थ पीरियड से, जिसके बाद हमारे ए और बी के सब ग्रुप्स के अंदर जाने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हमारे ब्रिजिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है डायगोनल रिलेशनशिप। देयर आर थ्री सेट्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज LIMG, BEAL, BSI, which through placed in different groups shows some similarities in their properties. ये ग्रुप अलग अलग में डाल दिए जाते हैं, पर अगले पता नहीं कैसे अपनी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ये बेरिलियम एल्यूमिनियम से सेम कर रहा है, तब भी हमने इसमें नहीं डाला। लिथियम मैग्नीशियम से कर रहा है, क्यों हमने तब भी इसमें नहीं डाला, बताओ क्यों? क्योंकि ऐसे तो भाई है, अकेले ही पूरे 6 के 6 पीरियड एक ग्रुप बना रहे थे। और कैल्शियम स्ट्रोंटियम से भी इनकी फर्स्ट टेम, और ये बेरिलियम और मैग्नीशियम की गैलियम और इंडियम से भी, और ये तो भाई एक ही लाइन पूरी 20-30 एलिमेंट की हो जाती। पर तो हमने इसको देखा कि ये तो भाई ऐसे डायगोनली भी शो कर रहे हैं, तो हमें इन्हें एक साथ डालने की जरूरत ही नहीं, हम डायगोनली समझ जाएंगे कि ये तो डायगोनली भी सेम माने जा रहे हैं। पर ये याद रखना, पक्का याद रखना, ये तीन ही ग्रुप है जिनके अंदर ऐसा होता है, और किसी में नहीं होता ऐसा। ये तीन ग्रुप ही है कि लिथियम की मैग्नीशियम से मिल रही है, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से मिल रही है, बोरोन की सिलिकॉन से मिल रही है। इसे हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, और इनकी कारण ये है कि ये सिमिलर साइज के होते हैं दोनों के दोनों, जैसे लिथियम मैग्नीशियम का साइज सिमिलर, बेरिलियम एल्यूमिनियम का, बोरॉन सिलिकॉन का, इसलिए ये शो कर रहे हैं, वरना ये नहीं करते शो। अब हम कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पूरी अच्छे से पढ़ ली, समझ ली, याद हम बाद में करेंगे जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ लेंगे। पर हमारे को इसके कुछ मेरिट जानने हैं कि भाई ऐसा क्या फायदा हो गया इससे हमें। तो क्या कहते हैं, फायदे तो हमें बहुत कुछ हो गए, हमने ये भी बता दिया, पर मेंडलीव ने और बहुत फायदे करे इस टेबल को बना के, सिर्फ टेबल में नहीं अरेंज करा, इनसे हम हमारे को और कई नई नई कंसेप्ट बताए इसमें, जो हम अब पढ़ेंगे। The study of properties of element become more systematic and more straightforward due to this tabular form. ये तो हमको पता ही है कि बहुत आसान होगी और सिस्टमैटिक होगी टेबुलर फॉर्म में बनने से, वरना हमारे को सबको देखना पड़ता था। ये तो हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ये तो मेन कारण था जो उसने बताया, वो अगली से शुरू होता है। जैसे the rectification of atomic weight was done for several elements. For example, B and L show similarity in their properties. बी ए और एल जो है हमारे सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते थे, पर ये तो अलग ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये तो बस डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते थे, और इनकी मेन जो रीजन था वो तो भाई स्मॉल साइज की वजह से हो रहा था बस, वरना तो इनकी कोई खास कारण ही नहीं था सेम प्रॉपर्टीज दिखाने का। ये तो बस एक तुक्के की बात होगी कि उनका साइज सेम है तो हमने सेम प्रॉपर्टी दिखा दी। तो इसको हम पहले के जमाने में मानते थे बेरिलियम की जो वैलेंसी है 3 ही होगी एल्यूमिनियम की तरह, हमें बेरिलियम की वैलेंसी का कुछ नहीं पता था उस वक्त पे, हमें एल्यूमिनियम का पता था, एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाता था ज्यादा, बेरिलियम इतने कंपाउंड नहीं बना पाता था, तो हमने उसकी भी वैलेंसी 3 मान ली। पर एल्यूमिनियम और बेरिलियम सेम ग्रुप में नहीं थे, तो हकीकत में उसका एटॉमिक वेट जो हमने बताया था वो गलत बताया था, उसको हमने रेक्टिफाई करा, और कई एलिमेंट्स के लिए अलग से भी रेक्टिफाई हुआ था। जैसे एटॉमिक वेट जो बेरिलियम तक पहले माना जाता था, वो इक्विवेलेंट वेट जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते थे 4.5 आता है बेरिलियम का, उसको हमने वैलेंसी से मल्टीप्लाई करा 3 से, तो 13.5 आया। ये हमारा गलत है, बिल्कुल गलत है इसका एटॉमिक वेट, तो हमने इसको ठीक करा था बाद में। But no suitable position of found for B according to this calculated atomic weight. But actually the valency of B is 2 according to group number, and its atomic weight is rectified as 4.5 into 2। मतलब उसका बाद में atomic weight हमने 9 मान 2 वैलेंसी 2 पता चली,
जब हमने उसे ग्रुप में डाला, जिससे हमारा एटॉमिक वेट भी रेक्टिफाई 19 आया, जो हकीकत का एटॉमिक वेट है उसका। तो उसकी वजह से हमारे बेरिलियम की जगह हम सही से बता पाए। सिमिलर एटॉमिक वेट एक्टिवेशन वाज डन फॉर इंडियम, यूरेनियम, गोल्ड, प्लैटिनम। मतलब हमारे पास पूरे 5-6 एलिमेंट थे जिनके हमें पता ही नहीं था भाई कि इनके तो गलत लिख रखे हैं। हमने पूरे 5 एलिमेंट्स का हमने एटॉमिक वेट गलत जानते थे उस वक्त, जो इसने सही करवाए थे बाद में। सोचिए 5 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट बस एक पीरियोडिक टेबल बनने की वजह से ठीक हुए, कितनी बड़ी बात है। There are several vacant positions from which the guidance or discovery of new elements were found. उसके वक्त पे कुछ जगह खाली पड़ गई थी। जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं ना, अगर कहाँ गई ये रही, क्लियर और माय ड्राइंग्स वाइट, ये ऐसे रुको एक मिनट, क्लियर और माय ड्राइंग्स, ये ठीक है। ये देखो, ये भी देखो, ऐसे ऐसे हमारी हकीकत के टेबल में ना ऐसे ऐसे खाली जगह थी, कोई वो एलिमेंट ही नहीं थे। तो मैंने बस दिखा दिया आपको टेबल में समझाने के लिए, कैपिटल में मार्क कर दिए कि एलिमेंट्स थे। ये थे नहीं हकीकत में टेबल में, ये ऐसे ऐसे खाली, बिल्कुल खाली एकदम। नीचे भी ये भी खाली, ये भी, ये सारी खाली पोजीशन थी उस वक्त पे, जिनको हमने बाद में डिस्कवर करा था। तो हम इन्हें धीरे धीरे अनकवर करते हैं। थोड़ा ऐसे आपको इन खुतबों के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करिए बस, और क्या कह सकता हूँ मैं, बताना तो है ही। There were several vacant positions from which the guidance or discovery of new elements were found. Mendeleev named them by prefixing Sanskrit numeral A का 1 to the preceding element in the same group. जो हमारी जो खाली पोजीशन थी उस वक्त पे, हमारे को पता, मेंडलीव ने कहा उधर जरूर कोई नया एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक ग्रुप बनाया उसने, उसमें 5 एलिमेंट्स की जगह थी, भरे 3 ही। तो उसे लगा भाई 2-2 एलिमेंट्स नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो और होना ही चाहिए। एक का चलो मैं मान भी लूं कि नहीं होता होगा दुनिया में कभी भी ना बने, बल्कि बन भी गए बाद में। और तो उसको मेंडलीव ने खाली जगह दे दी और कह दिया कि यहाँ पे एलिमेंट आएगा, उसका हम नाम एक संस्कृत न्यूमेरल से प्रीफिक्स करके पुराने एलिमेंट से दे देते हैं। ए का 1, संस्कृत में एका का मतलब 1 होता है, उसके साथ हमने एक दूसरे एलिमेंट का नाम जोड़ दिया कि उससे पहला, उस एलिमेंट से पहला वाला एका, उससे और 1 उसका नाम होएगा। संस्कृत न्यूमेरल से उसने बता दिया। तो उससे फिर उसने कुछ एलिमेंट्स के नाम बताए, जैसे ए का बोरॉन, उसने ई भी नाम दिया, ऐसे बोरॉन उस वक्त पे पता था। तो उसका हकीकत में पता चला स्कैंडियम होता है भाई, स्कैंडियम पा लिया गया। ई भी हकीकत में स्कैंडियम था, जिस वजह से हमारा एक खाली जगह खत्म हो गई। देखते हैं ये कहाँ गया, ये रहा, ये रेजर लिया, ये देखो इधर, ये बोरॉन के नीचे स्कैंडियम, ये ऐसे आ रहा है थोड़ा। ये उस वक्त पे थोड़ा सा ऐसे टेबल में ऐसे ही देखा गया था। आप कहेंगे कतई नीचे नहीं आ रहा, तो वो मैं नहीं कर सकता कुछ उसमें, जैसा था वैसा है। ऐसे ही अगले में देखते हैं। तो हमको ये याद रखना है कब बोरॉन स्कैंडियम होता है। एक का एल्यूमिनियम, गैलियम, ये Ga होता है। देखते हैं चलो फिर, ये देखो ये रहा एल्यूमिनियम, ये नीचे आ जाएगा गैलियम। ऐसे ही हमारे अलग अलग, हमारे जैसे सिलिकॉन के नीचे एक का, सिलिकॉन के नीचे एक का सिलिकॉन होता है हमारा जर्मेनियम, ये जर्मेनियम है। हाँ देखा, ऐसे ही हमारे अलग अलग नाम थे। कुछ और नाम हम देख के आते हैं, फिर सारे आपको दिखाते हैं। जैसे हमने ये कौन कौन से कर लिए, एक का बोरॉन हो गया, एक का एल्यूमिनियम हो गया, एक का सिलिकॉन हो गया, जी होता है। और एक का, ये याद रखना, ये से ES EM कहते हैं, और सबका बेशक ना हो पर इनका जरूर याद रखना। ये चारों के उसने बताए थे अच्छे से नाम, ये ऐसे होने चाहिए नाम।
उस बेशक बाद में रखे ना गए और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रखे जिसने बता दिए ना। फिर एका मैंगनीज ईएम टेक्नीशियम होता है, मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम होएगा। एका टैंटलम प्रोटैक्टिनियम होएगा। एक डीवी टेल्यूरियम पोलोनियम होएगा, उसके दो नीचे, ये एक नीचे है ये दो नीचे, डीवी का मतलब डीवी सीजियम दो नीचे, फ्रांशियम ट्राई मैंगनीज तीन नीचे, रेनियम। सारे देखते हैं अभी जाके। ये मैंगनीज के नीचे आ गया टेक्नीशियम, देखिए जैसे ऐसे ही मैन का टाई मैंगनीज था, डीवी मैंगनीज था शायद, तो डीवी लगाकर दो नीचे आ गया रेनियम। ऐसे ही यहाँ पे आ गया, और दूसरे देखे तो हम कहाँ गए इरेजर, टेल्यूरियम के नीचे पोलोनियम आ गया। ऐसे ही अरबियम के नीचे आ गए। ऐसे कई सारे हुए थे, तो हमारे को जो हमने लिखे हैं टेबल में बस वो याद रखने हैं। जो यहाँ पर अगर आप लगे ना कि एक आध एक्स्ट्रा भी लिखा है मैंने, वो याद ही नहीं रखना, वो बस कहने कहने के बने कि ये बाद में डिस्कवर हुए थे। जो मेन हमको याद रखने हैं वो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। तो क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स करते हैं, हम आगे वापस चलते हैं, उनके एक बार नाम को फिर से पढ़ के रिवाइज करते हैं। एक बोरॉन स्कैंडियम होता है, एक एल्यूमिनियम गैलियम होता है, एक मैंगनीज ट्रिशियम होता है, एक सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, एक टैंटलम प्रोटैक्टिनियम होता है, डीवी टेल्यूरियम पोलोनियम होता है, डीवी सीजियम फ्रांशियम होता है, ट्राई मैंगनीज रेनियम होता है। ये पक्का से याद कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो मैंने ज्यादातर मार्क कर देते थे, फिर वो सारे ही कवर हो ही गए, एक आदमी नहीं बचा। तो अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं इसी के साथ। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज तीन एलिमेंट्स की जो मेंडलीव ने बता दी थी हमारे को कि भाई ये एलिमेंट्स है, कि ये प्रॉपर्टीज है, और ये बाद में सही पाई भी गई है। जैसे एल्यूमिनियम था, ये हमने प्रेडिक्ट किया था, मेंडलीव ने बताया था कि होगा, हमारे को गैलियम मिला, पर बाद में सच में मिल भी गया। फिर बाद में उसने बताया था कि इसका 68 एटॉमिक वेट होगा, 69.7 उसका एटॉमिक वेट पाया गया। मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, इतना फर्क तो चलेगा। ऐसी 5.9 ग्राम सेंटीमीटर की उसने उसकी डेंसिटी बताई थी, 5.94 आई। कितना कम फर्क है, अब तो और कम फर्क हो गया। उसने मेल्टिंग पॉइंट लो बताया था 302.93 केल्विन, ये लो मेल्टिंग पॉइंट ही होता है, कुछ 25 डिग्री सेल्सियस के करीब। 273 माइनस कर देंगे तो 25 के करीब ही आ जाएगा ये। E2O3 टाइप की इसकी ऑक्साइड होनी थी, Ga2O3 आई। ECl3 टाइप की क्लोराइड बताई थी उसने, GaCl3 आई। ऐसी एका सिलिकॉन जो उसने प्रेडिक्ट किया था, जर्मेनियम पाया, एका सिलिकॉन की 72 बोली थी, 72.6 पाई। बहुत कम फर्क, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला था, 5.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाई। थोड़ा फर्क नॉर्मल है इसका। हाई बोला तो इसका और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इससे इससे कुछ करीब ये हो गया 925। कितना ज्यादा बोल रहा, सोचो 925 के करीब डिग्री सेल्सियस। EO2 G2O, ECl4 GCl4, मतलब सब कुछ ट्रू पाया गया ज्यादातर। थोड़ा बहुत तो भाई अप्रोक्सीमेशन ही बताया था उसने, भाई वो भी इंसान है, वो भी ये बता सकता है कितना हो सकता है। जो होगा उसमें थोड़ा बहुत फर्क ऊपर नीचे पक्का ही मिलेगा, कोई भी सच नहीं बताएगा तुम्हें हमेशा कि होएगा ही तो बिल्कुल सही होएगा। इसके कुछ डीमेरिट भी थे, और मेरे हिसाब से शायद डीमेरिट इसका आखिरी टॉपिक है, इसके बाद आपका खत्म है, एक दो तीन चार, बस इसके बाद आपकी छुट्टी। Demerits of mentally periodic table. He realized that some elements did not fit in the classification scheme. If the order of atomic weight was not strictly followed, he ignored the atomic weight, thinking that the atomic measurement might be incorrect, and placed the element with similar properties together. Some of the elements wrongly placed with the atomic weight is larger than the next one. हमारा जो मेंडलीव था उसने एटॉमिक वेट की क्लासिफिकेशन ली थी, पर उसके अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स ही नहीं हो पा रहे थे। जैसे कुछ तो फिक्स हो गए थे, उनके एटॉमिक वेट गलत पाए थे, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, पेरिलियम का, यूरेनियम का, गोल्ड का, ऐसे ऐसे इंडियम का। तो क्या कहते हैं, उसने
कुछ और एलिमेंट्स ऐसे पाए जिनका क्या कहते हैं एटॉमिक वेट का ऑर्डर सही नहीं था, पर उससे वो उनकी एटॉमिक मेजरमेंट भी नहीं हो पा रही थी सही से। तो उसने सोचा इनकी इनकरेक्ट ही होएगी, एटॉमिक मेजरमेंट मेरे से हो नहीं पा रही है, तो इनको अलग जैसे भी इनकी प्रॉपर्टीज है उनकी तरह ही डाल देते हैं, इनकी वो छोड़ो, एटॉमिक वेट बाद में ठीक होंगे जब ठीक कर देंगे एटॉमिक वेट भी। तो हाँ, कुछ एलिमेंट्स जो थे उनका एटॉमिक वेट ज्यादा थे, वो बाद में आने की जगह पहले आ गए। जैसे हमारा जो थोरियम था 232 था, अब पैलेडियम 231 था। अब देखो इतने इतना इतना एक एक के फर्क में तो भाई इतना ज्यादा में कुछ दिक्कत हो ही जाती है। ऐसे ऐसे इतने कम फर्क, जैसे आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, टेल्यूरियम का 127.6, 126.9, ये बस एक एक का फर्क माइन्यूट माइन्यूट साइन में, ज्यादा तो फर्क भी नहीं है इनमें, ये खास बात देखिए। तो इनका ये दिक्कत आ रही थी, तो ये चारों आपको याद रखने हैं। In the second part, iodine has lower atomic weight than tellurium, but was placed in group 7 instead of 6, as iodine has similarity properties with fluorine, chlorine and bromine. देखिए उसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मिल रही थी, क्लोरीन से मिल रही थी, ब्रोमीन से मिल रही थी, तो उसे 6 ग्रुप 7 में डाला गया, 6 में नहीं डाला गया, बेशक उसका एटॉमिक नंबर बाद में कम हो जा रहा हो। तो हम ड्राइंग डिलीट करते हैं सारी और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम आगे The position of hydrogen is uncertain as hydrogen resembles both alkali metals 1A and halogen 7B. मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं है हमारे टेबल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो दो बिलोंग करता है, अल्कली मेटल्स 1A को भी, हाइड्रोजन के 7B को भी, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज पता ही है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन है जो अल्कली मेटल जैसी है, और एक तरीके से अगर आप देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ते तो नोबल गैस हो रही है, तो वो नोबल गैस की एक कम हाइड्रोजन में भी हो सकती है, पर उसको जो है वैसे माना जाता है अल्कली मेटल की है, क्योंकि ऐसा ऑर्बिटल शुरू हो रखा है उसमें, वरना उसके अंदर पी होना चाहिए था। Like alkali metals, hydrogen combines with halogen, oxygen and sulfur and form compounds having similar formula. HCl, NaCl, H2O, Na2O, H2S, Na2S. Alkali metal की तरह सेम वो compounds मिल रहे थे, पर halogen की तरह वो diatomic molecule में भी रह रहा था, जैसे H2 है वैसे Cl2, F2, Br2, I2 ये भी होते हैं, and it combines with metal and non-metal to form permanent compound. जो हैलोजन है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ मिलके कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, वो ये भी बना रहा था हाइड्रोजन। तो इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज तो भाई दोनों से मिलती है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक आध प्रॉपर्टी बेशक में ऊपर नीचे हो जाए, पर तब भी इतनी तो मिल रही है किसी में। तो हमने बहुत कोशिश करी, पर एक आध प्रॉपर्टी किसी में ज्यादा भी थी मानी गई बाद में कि बिल्कुल, और अगर हम पूरी बुक लिखेंगे तो कहीं 50-60 प्रॉपर्टी के अंदर है, तो किसी में 70-80 है, पर जब किसी के अंदर 50-60 पहुंच गई, फिर हम उसे कैसे कह दें कि वो नहीं है, जब इतना परसेंटेज आई रही है उसकी। Isotopes were discovered long after Mendeleev has proposed a periodic table, after which the isotope having different masses don't have significant position in periodic table. जब मेंडलीव की periodic table थी वो आइसोटोप डिस्कवर होने से पहले आ गई थी, जिसकी वजह से हमारे को बड़ी दिक्कत आई कि उसकी आइसोटॉप्स की जगह कहाँ डाले हम, और अगर सारे आइसोटॉप डाल दिए तो भाई टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी साइज में। तो इसलिए हमने आइसोटॉप्स को मेंटली पीरियोडिक टेबल में डाल नहीं पाए, ये इसका एक डीमेरिट रह गया, और उसका एक ड्रॉबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। The red earth metal 4F and 5F series are all placed in 3A and they do not have any different position in the table. इनको हमने 3A में डाल दिया और कोई पोजीशन ही नहीं दी। और 3A में भी हमारे को कंफ्यूजन है कि इसे 3A में डालें बी में डालें, बस हमने इसे 3A में ऐसे ही डाल दिया, वरना ए में भी डालने का कोई खास वो था नहीं रीजन। The classification of metal and non-metal is not done in this table. इसमें मेटल और नॉन मेटल की कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं मिली। ये सारे एक साथ इतने सारे इतनी खिचपिच होगी कि हम मेटल नॉन मेटल का क्या ही बताए। ऐसे ग्रुप 8 के अंदर हमने 3 एलिमेंट को रखे और बाकी ग्रुप में 2-2 टुकड़े करे, 0 में एक भी टुकड़ा नहीं करा। ये तो बहुत अजीब डीमेरिट हो गया। ये तो बस एक तुक्के की मारने हैं कि हम भाई ऐसे ऐसे बना देते हैं, बस ऐसे बन गई टेबल। बेशक काम अच्छा कर रही है, पर ये तो ऐसे ही कुछ ऐसे बना दी है टेबल। तो ये दिक्कत आ रही थी। Another problem was that atomic mass do not regularly increase from one element to next. जो एटॉमिक मास है उसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है कि वैसे पड़ेगा कि 8.1 आया तो 8.2 आएगा, फिर 8.10999 भी आ सकता है, उसके बाद डायरेक्टली 8.0333333 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है।
और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 1 के इंटरवल में चलता है। तो इससे एटॉमिक मास के अंदर रेगुलर इंक्रीज भी था, जिससे हम बता नहीं सकते थे क्या पता और एलिमेंट्स आ जाए दो एलिमेंट्स के बीच में। जैसे कोई एक 58.9 का है, एक 60 का है, वैसे तो हमारे को कोई जगह बीच में दिख नहीं रही है कि खाली हो, पर इतना ज्यादा फर्क है तो भाई कोई बीच में आ जाए एलिमेंट। तो वो क्या कहते हैं, हमारे को एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो दिक्कत होने की संभावना लग रही थी जब ऐसे हो रहा था। तो और हेवियर एलिमेंट्स में तो बहुत हो रही थी कि 127 वेट है, एक तरफ 150 वेट है, भाई इसके बीच में तो बहुत आने का चांस है। लैंथेनाइट एक्टिनाइट की कोई खास जगह ही नहीं थी, जैसे मैंने बताया आपको। बस उन्हें ग्रुप 3A में डाल दिया है। 3A में ही डाला था, किसमें डाला था, एक मिनट लग रहा है मुझे। हाँ ग्रुप 3A में माना गया है। ग्रुप ग्रुप 3A में माना गया है, पर कई लोग कहते हैं ग्रुप 3B में भी है। तो क्या कहते हैं, उसकी कोई खास जगह नहीं मानी गई। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, ये 3A और 3B कर लेना। और आपको वैसे करने की जरूरत भी नहीं, मैं नोट्स भी दूंगा आपको। सब ग्रुप एलिमेंट्स डू नॉट हैव सफिशिएंट सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज एवर प्लेसमेंट सेम ग्रुप। हमने एक ग्रुप में तो मान लिया दो एलिमेंट्स के सब ग्रुप ए और बी वाले, और उनकी कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी। जैसे फर्स्ट ग्रुप ले लो, उसमें वन है नॉर्मल एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव अल्कली मेटल्स, वन बी ट्रांजिशन एलिमेंट, लेस रिएक्टिव कॉइनेज मेटल। ये लेस रिएक्टिव है, कॉइनेज मेटल है, ये मोर रिएक्टिव अल्कली मेटल है, नॉर्मल एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग आ रही है, लीना की रूबी से क्यों आ गया हूँ की। तो मेंडलीव कुछ पीरियोडिसिटी का और एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोर्स। तो उसने बस ये बता दिया कि टेबल बनेगी ऐसे, पर उसने कोई पीरियोडिसिटी का कोई कॉज ही नहीं बताया कि पीरियोडिसिटी आती क्यों है। कोई तो कारण होगा कि ऐसे आगे बढ़े जा रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, कोई तो कारण होगा अंदर ही अंदर, पर वो बता ही नहीं पाया मेंडलीव। तो अभी इसी के साथ हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल खत्म होता है। अगली और जानकारी जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में वो हमारे को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिलेगी, जो हमारा मोजली बताएगा। और उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना देगा उसको उसकी थ्योरी से। तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ये सभी लोगों को फैला दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनकी भी मदद हो सके। और इसी के साथ हमारा चार्टर का द डी एंड होता है। उम्मीद होगी कि आपको बहुत मजा आया होगा, और आप और दोस्तों को ये बताना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चार्टर के साथ। तो इसी के साथ हम आज का चार्टर बंद करते हैं। थैंक यू, और हम अगले चार्टर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू कर देंगे।